फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है बिहार कास्ट सर्वे के बारे में। जो कास्ट सेंसस आया है बिहार में, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, सेंसस तो पहले भी बहुत से आ चुके हैं हमारे कंट्री के, जो पॉपुलेशन के सेंसस होते हैं, बट इसमें क्या खास बात है वो सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस क्या होती हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है ओबीसी में से निकाल के, जिनको कैटेगराइज किया गया है बिहार में, उसकी बात करेंगे। डाटा कलेक्शन कैसे किया गया, क्या की फाइंडिंग्स रही हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा और इनका इम्पैक्ट क्या होगा जो फाइंडिंग्स आई हैं आने वाले इलेक्शंस पर, और बीजेपी और अपोजिशन पार्टीज पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। हम देखें, बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस के रिसेंटली रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। जैसे उसमें कहा गया कि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिसको हम ईबीसी कहते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, और अदर बैकवर्ड क्लासेस है, वो लगभग 63% है टोटल स्टेट की पॉपुलेशन का। ठीक है, जो इससे पहले जो नेशन वाइड एक कास्ट सेंसस किया गया था पूरे नेशनल लेवल पे, वो 1931 के सेंसस के बाद किया गया था। यहाँ पे हम कास्ट सेंसस और थोड़ा इसको सेंसस, सिंपल सेंसस को थोड़ा समझ लेंगे। सेंसस में क्या होता है, वो पूरे देश की पॉपुलेशन का इन्यूमरेशन किया जाता है, पूरे देश की पॉपुलेशन का पता किया जाता है, कितने लोग हैं, कितने हाउस होल्ड हैं, ये सब डिस्कस किया जाता है। बट जब हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं तो इसमें कास्ट स्पेसिफिक पॉपुलेशन का भी दे, उनका क्या, जैसे पर्टिकुलर कास्ट की क्या इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उनकी क्या सोशल कंडीशंस हैं, उनके और भी क्या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये सब कुछ डिस्कस किया जाता है कास्ट सेंसस में। ठीक है, अब जो नेशन वाइड जो कास्ट सेंसस इससे पहले किया गया, इससे पहले एक बार हुआ सेंसस जब 1931 का आया था, उसके बाद किया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो रिजर्वेशन की डिमांड से लिंक्ड पार्टीज हैं, वो हमेशा ही कास्ट सेंसस की डिमांड करती आई हैं। और जो हमारी रूलिंग पार्टी है 2014 से, जो बीजेपी है, उसने हमेशा रेजिस्ट किया है। वो चाहती है कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। हाँ, वो ये जरूर कहते हैं कि जो सेंसस ऑलरेडी चल रहा है हमारे देश में वो कंडक्ट हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि अब जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं, ये जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है, जो बिहार में जो ओबीसी होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनमें से ही एक ग्रुप लिया गया। जैसे ओबीसी को बिहार में दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। जैसे एक तो होगी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, एक होगी अदर बैकवर्ड क्लास। दोनों को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 8% रिजर्वेशन दिया गया और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को 12% रिजर्वेशन दिया गया। टोटल दोनों को, मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस एज वेल एज ओबीसी, दोनों को ही मिला के इनको 20% रिजर्वेशन दिया गया। बल्कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 63% है दोनों की। और सबसे पहले जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का जो दिया था, कंसेप्ट दिया था, ये कर्पूरी ठाकुर ने दिया था, जो चीफ मिनिस्टर थे 1970 में कुछ महीने रहे थे और 1977 से 79 तक कुछ महीने रहे थे। इन्होंने ही दिया था कि जो हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस में, उसमें जो बहुत ज्यादा लो रंग पे जो पीपल हैं, बहुत ज्यादा गरीब जो पीपल हैं, उनको हम एक अलग कैटेगरी देंगे जिसको एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस कहा जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को 12% कोटा मिलेगा और ओबीसी को 8% कोटा मिलेगा। तो कलेक्टिवली देखें तो हम ये 12 और 8 20% ओबीसी का ये कोटा हो जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अब जनरल क्लासेस वाले लोगों में से एक कोटा 10% का लिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों को। उसी तरह ही जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस था, उनका कोटा कर्पूरी ठाकुर ने, चीफ मिनिस्टर ने उस टाइम के, उन्होंने डिसाइड किया था। फिर ये जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं, इसमें लगभग 130 कास्ट हैं। देखो, बड़े तौर पे तो जो ओबीसी ही कहलाएंगे, बट क्योंकि ये सबसे ज्यादा कलेक्ट किए 130 कास्ट जो सबसे ज्यादा पुअर है ओबीसी में, उनको नाम दिया गया एबीसी का। ठीक है, जो ओबीसी होते हैं उनमें जादव कुर्मीज होते हैं, और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उनमें जैसे मलाह, नाई, नोनिया, दानक एटसेट्रा होते हैं, और भी कई होते हैं। 130 ऑड कास्ट होती है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में। ठीक है, अब हम इसके डाटा कलेक्शन की बात करेंगे। तो 1 जून 2022 को बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, इनको ही ज्यादा क्रेडिट जाता है ये जो कास्ट सर्वे करवाया गया बिहार में। ठीक है, इन्होंने एक पार्टी रखी थी और इन्होंने 1 जून 2022 को कहा था कि ऑल 9 पार्टी जो बिहार में एग्जिस्ट करती हैं, सभी 9 पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज जो बिहार की बीजेपी की यूनिट है, उन्होंने सर्वसम्मति से डिसाइड किया है कि हम कास्ट सेंसस अपना कंडक्ट करेंगे।
पहले इनको रोक दिया गया था, पहले कोर्ट द्वारा इनको रोक दिया गया था कि आप सेंसस जैसी कोई भी प्रक्रिया आप स्टेट लेवल पे नहीं कर सकते, क्योंकि सेंसस कंडक्ट करना इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बट आप नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा था कि हमें करने दीजिए, हमें अलाउ कीजिए, हम किसी भी कास्ट सेंसस से लेकर किसी की भी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो उसको हम डिवल्ज नहीं करेंगे, उसको हम ज्यादा रिवील नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर इसको कोर्ट ने इनको परमिशन दे दी कि आप कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने, बिहार गवर्नमेंट ने इसके लिए कंटीजेंसी फंड में से 500 करोड़ रुपए भी रिलीज किए थे ताकि इस कास्ट सेंसस की एक्सरसाइज को पूरा किया जा सके। 500 करोड़ रुपया इसके लिए अलग रखा गया था। अब देखो फर्स्ट फेज में क्या हुआ, जो जनवरी 7 2021 से 2023 तक था, जनवरी 7 से लेके 2022 के जनवरी 21 तक था, ठीक है। वहां पे क्या हुआ, इन्होंने सिर्फ हाउस होल्ड को काउंट किया। फिर जो सेकंड फेज शुरू हुआ अप्रैल 15 को 2023 को शुरू हुआ, वहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया वो कास्ट के बेसिस पे किया, रिलीजन के बेसिस पे डाटा कलेक्ट किया, फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के बेस पे इन्होंने डाटा कलेक्ट किया, और कितने फैमिली मेंबर स्टेट में रह रहे हैं, कितने उनके ही फैमिली मेंबर स्टेट के आउटसाइड रह रहे हैं, इन सबको इन्होंने काउंट किया सेकंड फेज में। फिर उसके बाद कितने पीपल थे जो इन्वॉल्व थे इस प्रक्रिया में, कितने, लगभग 3 लाख पीपल थे, उनमें से ज्यादा जो टीचर्स थे जो डोर टू डोर सर्वे कर रहे थे, ठीक है। उनके पास एक 17 क्वेश्चंस का एक फॉर्म होता था, और वो किसके बेस पे होते थे, वो क्वेश्चंस किस बेस पे होते थे, जैसे कास्ट पे, रिलीजन पे, इकोनॉमिक स्टेटस पे, इन पे वो 17 क्वेश्चंस का एक फॉर्म होता था। ये 3 लाख पीपल थे, डोर टू डोर सर्वे करते थे, लोगों से कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में पूछते थे, ठीक है। और एक इनके द्वारा, बिहार गवर्नमेंट द्वारा एक ऐप भी डेवलप किया गया था ताकि डाटा कलेक्शन के लिए, डाटा टेबुलेशन के लिए, डाटा प्रोसेसिंग के लिए उसको यूज किया जा सके। फिर अब देखेंगे हम की फाइंडिंग्स क्या, इसके क्या रिजल्ट्स आए, इसकी क्या फाइंडिंग्स आई इस सर्वे का जो कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया गया बिहार गवर्नमेंट द्वारा। तो इन्होंने कहा कि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ये सबसे बड़ा सोशल ग्रुप है, क्योंकि ये पूरे जो 100% जो पॉपुलेशन है बिहार की, उसका 36% है स्टेट पॉपुलेशन का। इट मीन्स 36% तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो वो 27.12% है, और जो अगर शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें वो 19.65% है, और शेड्यूल्ड ट्राइब कितने हैं 1.68%, और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है वो कितने हैं, जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, वो 15.52% है। तो हम यहां से देखेंगे कि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है ओबीसी हैं, ये लगभग 63% पॉपुलेशन को कंप्राइज करते हैं, ठीक है। अगर उनके साथ हम एससी को भी जोड़ लें, एसटी को भी जोड़ लें, तो लगभग ये 84% के पास चला जाता है, ठीक है, और जो 85% के पास चला जाता है, और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वो 15.52% है पॉपुलेशन का। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि रिजर्वेशन जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को और अदर बैकवर्ड क्लास को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, इट इज नियर अबाउट 20%, बट जो इनकी पॉपुलेशन है इट इज नियर अबाउट 64%। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो बिहार की पॉपुलेशन है, अगर बिहार की पॉपुलेशन हम सेंसस 2011 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सेंसस 2021 कंडक्ट नहीं हुआ है इस गवर्नमेंट से, तो हम सेंसस 2011 की ही बात करेंगे। उस टाइम जो बिहार की पॉपुलेशन थी वो 10 करोड़ थी, लगभग 10 करोड़ से ज्यादा थी, 10 करोड़ थी, ठीक है। और जो कास्ट सेंसस हुआ बिहार में, उसके अकॉर्डिंग इनकी पॉपुलेशन है 13 करोड़ लगभग, ठीक है, 13 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है। और उसमें अगर हम रिलीजन वाइज बात करें तो 82% हिंदूज हैं, और लगभग 18%, लगभग थोड़ा कम है 18% से 17.72% है, और जो मुस्लिम है वो लगभग 17.72% है। अगर हम सिख की बात करें, जैनिज्म की बात करें, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले या क्रिश्चियन को फॉलो करने वाले लोगों की बात करें, उनकी संख्या बहुत माइनस्क्यूल, बहुत कम है, वो 1% तक भी नहीं पहुंचती है, ठीक है। और अब इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, ठीक है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे सोशलिस्ट पार्टीज, हम बात करें नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, और लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल, और मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी एग्जिस्ट करती है यूपी में, ठीक है, समाजवादी पार्टी, तो इन्होंने जो आज लगभग ये 25 साल तक ये यहाँ पे इन 2 स्टेट में, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ये तो बिहार में, और मुलायम सिंह यादव ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में एसपी।
तो हम देखें कि ये इन्होंने आइडेंटिटी बेस्ड जो रिजर्वेशन पे जो इन्होंने पॉलिटिक्स पे काम किया, तो उसके बेस पे ये लगभग 25 साल इन्होंने सभी ने राज किया बिहार और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और अब तक इनका उसी पे ही चलता आ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जो आइडेंटिटी बेस्ड रिजर्वेशन था जो इनका पॉलिटिक्स में, खास करके बैकवर्ड क्लासेस के ये जो नेता थे, इन्होंने जो काम किया, ये प्रोमिनेंट लीडर है। अगर हम नीतीश कुमार की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें और मुलायम सिंह की बात करें, तो इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए ज्यादा काम किया। तो ये इनके मेन लीडर माने जाते हैं दोनों स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी, ठीक है। अब क्या है, जो एक मंडल कमंडल जो कमीशन था, ये ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए बनाया गया था, मंडल कमीशन, ठीक है। जब 2014 में मोदी आए तो इन्होंने इस मंडल कमंडल की जो डायकोटोमी थी, इसको इन्होंने इसकी दार को थोड़ा कम वो कर दिया था, थोड़ा मतलब इसके फ्लो को थोड़ा कम कर दिया था, ठीक है। क्यों ये इनकी जो डायकोटोमी थी 2014 में इतनी काम नहीं की जितने ये पिछले इलेक्शन में काम कर रही थी, ठीक है। तो बीजेपी जब आई तो उन्होंने क्या किया, ओबीसी के सामने जो हिंदुत्व और वेलफेयरिज्म की बात की कि वी ऑल आर हिंदूज और हम वेलफेयरिज्म की बात करेंगे, हम आपको ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और आपको जो मंडल कमंडल की डायकोटोमी है उसको भूलना पड़ेगा। फिर जो ये सर्वे का कास्ट सेंसस के जो आए हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं, वहां पे अब प्रेजेंट टाइम में जो बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनी हुई है, अपने लालू प्रसाद की और नीतीश कुमार की, ये उनको एक अपॉर्चुनिटी दे गए कि आप जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको मोबिलाइज करो, उनको आगे लेके आओ, और ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होगी ताकि वो आने वाले टाइम में, जैसे कि आने वाले टाइम में असेंबली इलेक्शंस बिहार में होंगे और 2024 में जनरल इलेक्शंस लोकसभा के होने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये सर्वे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन भी कर सकते हैं पॉलिटिक्स में, जिस प्रकार से ये सर्वे उनके फेवर में आ रहा है किसी न किसी तरह से। अब ऑपोजिशन इंडिया अलायंस है जो बना हुआ है, देखो इनको बीजेपी 2014 में सरकार में आई, उसको कन्फ्रंट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए सभी ऑपोजिशन पार्टी ने एक अलायंस बनाया जिसको इंडिया नाम दिया गया, ठीक है। अब ये इंडिया अलायंस है जो ऑपोजिशन पार्टी का, ये बीजेपी के ऊपर प्रेशर डालने का काम करेगा। ये ऐसे प्रेशर डालेगा कि आप पूरे देश, बिहार ने तो कास्ट सेंसस कंडक्ट कर लिया है, उनकी फाइंडिंग्स भी आ गई और वो फाइंडिंग्स बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग भी हैं, ठीक है। तो इंडिया अलायंस कह सकता है बीजेपी को कि आप सेंट्रल लेवल पे सभी स्टेटों में एक नेशन वाइड कास्ट सेंसस कंडक्ट करो, ताकि हमें पता लग सके कि स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप के जो लोग हैं वो कितने फॉरवर्ड हैं या कितने बैकवर्ड हैं, ताकि उनके लिए रिजर्वेशन और ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सके और उनको और ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट दिया जा सके। और ये जो सर्वे के रिजल्ट्स हैं, ये ओबीसी का कोटा जो लगभग 27% है, ठीक है, जो 27% है, इसको और बढ़ाने के लिए भी कह सकता है। ये एक पॉइंट बन सकता है कि जो ओबीसी का 27% का कोटा है, इट शुड बी इंक्रीज टू 37% और 40% अबाउट, ठीक है। और जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को कोटा जो मिला हुआ है, जो लगभग इस टाइम जो लगभग 12% है, ठीक है, तो उसको थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, उसको कर देना चाहिए, थोड़ा ज्यादा कर देना चाहिए ओबीसी में, ठीक है। ये रिजल्ट्स ये भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर जो रोनी कमीशन था, रोनी कमीशन ने क्या किया था, रोनी कमीशन ने जो क्वेश्चन है जो सब कैटेगराइजेशन करने का, रोनी कमीशन किससे रिलेटेड, अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है। इनको क्या काम दिया गया था, तो कि आप जो ओबीसी में जो सब कैटेगराइज, 2 कैटेगराइज क्रिएट करनी है, वो काम करो। और इन्होंने ओबीसी को सब कैटेगराइज करने का काम किया और इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट जुलाई 2022 में सरकार को दे दी। बट इसकी रोहिणी कमीशन की जो रिकमेंडेशन है अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, ठीक है। और जो बिहार का कास्ट सेंसस है, ये अदर स्टेट्स को भी प्रपोज कर सकता है कि वो सिमिलर कास्ट सेंसस लेके आए, ठीक है, ताकि स्पेसिफिक कास्ट के लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस का पता लगाया जा सके। अब और क्या, अब एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट चल रहा है, आपने सुना होगा इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, 1992 में आया था। इसने क्या कहा था कि जो रिजर्वेशन होगी, किसी भी प्रकार की जो रिजर्वेशन होगी, वो 50% से ज्यादा नहीं होगी। सपोज करो एक स्टेट में 1 लाख पर्सन है,
तो आप 1 लाख पर्सन है एक किसी स्टेट में, तो आप वहां पे 50% के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हो। आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं करोगे, वो आपको जनरल के लिए छोड़ना पड़ेगा। बाकी 50% जनरल के लिए छोड़ना पड़ेगा, 50% रिजर्व कास्ट के लिए होगा, ठीक है। बट ये सुप्रीम कोर्ट की जो ये फाइंडिंग आई थी, इस डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का 1992 में इंदिरा साहनी केसेस में कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होगी। इसके ऊपर भी एक डिबेट खड़ा कर सकता है हमारा जो सर्वे आया है, क्योंकि सर्वे में क्या हुआ, ओबीसी को जो वो मिला हुआ रिजर्वेशन, इट इज अबाउट 27% इस टाइम, ठीक है। बट इनकी जो पॉपुलेशन है ओबीसी की, अगर हम एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को और अदर बैकवर्ड क्लास को दोनों को मिला लें तो वो लगभग 64% है। तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया था, इस पे भी बहुत बड़ा डिबेट हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या है, ये सीलिंग क्यों लगाई गई थी इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कि 50% ही रिजर्वेशन रहेगा, आप 50% से ज़्यादा सीट्स को रिजर्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसका क्या था कि ये चाहते थे कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन है, चाहे जॉब वाला एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी, उसकी एफिशिएंसी बनी रही, उसकी क्वालिटी पे कोई फर्क ना पड़े। और जब भी किसी स्टेट ने ये जो ब्रीच दिया गया, ये जो लिमिट दी गई है 50% को, इसको तोड़ने की जब भी किसी स्टेट ने कोशिश की है, जहाँ रिजर्वेशन को 50% से ज़्यादा करने की कोशिश की है, तो तब सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका है। सुप्रीम कोर्ट ने कई स्टेट्स को रोका है कि आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। अब इलेक्शंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमें पता है कि 2015 में जब बिहार में इलेक्शंस हुए तो टोटल बिहार की टोटल सीट है जो एमएलएस की, वो 243 है, ठीक है। और इसमें से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार और कांग्रेस ने कलेक्टिवली 178 सीट्स जीती थी इसमें 2015 में, ठीक है। और अब बात करते हैं हम कि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं और शेड्यूल्ड कास्ट जो बिहार में, लगभग 82% हो जाते हैं बिहार में। तो ये जो बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार हैं, ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के, अदर बैकवर्ड क्लासेस के और शेड्यूल्ड कास्ट के एक प्रोमिनेंट लीडर्स माने जाते हैं। तो इस कास्ट सेंसस का इन दोनों लीडरों को, नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद यादव, आगे वैसे आज के टाइम में तो उसके बच्चे, लालू प्रसाद यादव के बच्चे चला रहे हैं इस सरकार को नीतीश कुमार के साथ मिलकर, तो इनको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है अगर इनकी फाइंडिंग इसी तरह लोगों पर कोई इंपैक्ट डालती है। फिर और क्या, जैसे हम देखेंगे बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है 2024 में कि हम प्राइम मिनिस्टर को आगे रखेंगे और उनकी अचीवमेंट के बारे में बताएंगे, उनके ओबीसी बैकग्राउंड को बताएंगे। बट जो बिहार का जो, जहाँ थोड़ा कहीं यूपी का भी कह लेते हैं हम, जो कास्ट डायनामिक्स है, जो वो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है। तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि कितने परसेंट इस कास्ट सेंसस के बाद वो कितने परसेंट सीट्स दोनों स्टेट्स में से गेन करते हैं, और ये उनके लिए एक टफ टास्क होगा कि कितनी वो सीटें वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। और नीतीश कुमार का आपको पता है कि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक को, जो अपोजिशन पार्टीज का मोदी के विरुद्ध एक ब्लॉक बना हुआ है इंडिया जिसको बोला जाता है, आपको पता है कि नीतीश कुमार के नेशनल एम्बिशंस के बारे में आपको पता है, वो भी नेशनल फ्रंट पे आना चाहते हैं, नेशनल लीडर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो वो बार बार इंडिया ब्लॉक के कई बार अगेंस्ट भी बोल रहे हैं। ये कांग्रेस की पार्टी है, जो इंडिया ब्लॉक है ये कांग्रेस का है, कांग्रेस यहाँ पे मेजोरिटी में, कांग्रेस की ज्यादा चलती है, ऐसा कुछ कहते रहते हैं, ठीक है। तो वो भी इस टाइम होपफुल हो सकती हैं, क्योंकि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं वो हिंदी हार्टलैंड में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है उनकी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की। तो नीतीश की कुछ नेशनल एम्बिशंस इस कास्ट सेंसस के बाद पूरी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया कि बिहार कास्ट सर्वे क्या है, हमने उसके बारे में बात की, उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।